नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। नज़र नहीं है, नज़ारों की बात करते हैं, जमी पर चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ी हसीन है उनके ज़मान का जादू, लगाकर आग बहारों की बात करते हैं। ये वो कविता है जिसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन की कार्यवाही के दौरान पढ़ा था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया था और कविता को असंवैधानिक बताते हुए उनकी सैलरी भी काट ली गई थी। आज एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन की शुरुआत इसी कविता से की। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की, तो वहीं पीएम मोदी और अडानी का नाम लिए बिना उनकी दोस्ती पर कई तंज भी कसे। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता तौकीर रजा साहब, वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा दास जी और कांग्रेस के नेता अंशुल मिश्रा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। अंशुल जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही। दिन भर कांग्रेस की जो महाधिवेशन की कार्यवाही वो चलती रही, कई तरह की बातें सामने आई, संशोधन किए गए, प्रस्तावों पर चर्चा हुई और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और सोनिया गांधी की स्पीच भी हुई, जिसमें बहुत सारी बातें की गई। सोनिया जी ने जो एक बयान दिया, उसको लेकर एक तरह की जो बयानबाजी और जो कहते हैं ना कि कयास लगाए जाते रहे कि शायद वो संन्यास ले रहे हैं राजनीति से। तो अगर हम आज की कार्यवाही के बारे में बात करें तो जिस तरह से संविधान में संशोधन किए हैं, उसको क्या मैं 2024 के चुनावों पर सीधा सीधा फोकस मानूं? बेशक आपको फोकस मान लेना चाहिए, क्योंकि हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और देश के प्रमुख विपक्ष हैं, विपक्षी दल हैं। तो उसके नाते आपको इस बात को बिल्कुल मान लेना चाहिए, क्योंकि हम अपनी राजनीतिक तैयारियां दिन प्रतिदिन करते ही जाएंगे। क्योंकि यह मद के मद में मदमस्त हो चुकी मोदी सरकार युवाओं के साथ छलावा करती है, गरीबों के साथ छलावा करती है, महिलाओं के साथ छलावा करती है और तो और संपूर्ण हिंदुस्तान के साथ छलावा करती है। तो इस छलावे सरकार के खिलाफ खड़ा कौन हुआ है? इस छलावे सरकार के खिलाफ एक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। आज अधिवेशन में इसी प्रकार की सारी बातों पर चर्चा हुई। चर्चा होकर जो रिजल्ट आए उसमें लोकतांत्रिक पद्धति से हम सभी ने सर्वसम्मति से उन चर्चाओं पर प्रकाश डाला, बात की और उनका समर्थन किया। महोदय जी बिल्कुल। तौकीर रजा साहब, जो आज की मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बातचीत से, जो उनके बयान से एक चीज़ सामने निकल कर आई है कि उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। नफरत की राजनीति करती है बीजेपी, ये उनका सीधा सीधा आरोप था। अपने जो अध्यक्षीय भाषण है उसमें उन्होंने कहा सीधे सीधे। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि रेल, जेल, तेल, सारी चीज़ें जो हैं जो कि हमने इस्टेब्लिश की थी, वो तमाम चीज़ें अपने मित्र उद्योगपतियों को बेच दी गई। तो ये एक तरह से करारा झटका, एक करारा आरोप जो है वो बीजेपी पर लगाया गया है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ऐसा है, चोर दूसरे को भी चोर समझता है, ठीक है ना। चोर दूसरे को भी चोर समझता है। जो ये जो हैं अपने आप को सारे भ्रष्टाचारी जो इकट्ठा होकर आज जो ये महाधिवेशन कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा साफ सुथरा पाक साफ बता रहे हैं। आज अधिवेशन जो कर रहे हैं, करोड़ों रुपए जो खर्चा कर रहे हैं, उसका खर्चा अगर आप गरीबों के आवाज़ में ही कम से कम लगा दिए रहते तो आज जो 16 लाख मकान नहीं बन पाए, वो आज मकान कम से कम बनने स्टार्ट हो जाएगी, जिसको प्रधानमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी 16 लाख आवास का 60% दे भी चुके हैं। लेकिन ये 40% जो उसकी जो मनी है जमा करना है, वो अंशदान देना नहीं चाहते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, ये जो बात करते हैं भ्रष्टाचारी की बात करते हैं, सारा भ्रष्टाचार तो यहीं निकला चला जा रहा है। रेत माफिया यहाँ पर, भू माफिया यहाँ पर, कोल माफिया यहाँ पर, सीमेंट माफिया यहाँ पर, शराब माफिया यहाँ पर, सारे माफिया को आप संरक्षण दे रहे हैं। आप सारे माफियाओं का पैसा निकल रहा है आपके घर से। ईडी भी यही निगाह लगा के रखी है। आप अधिकारी को अगर पकड़ लेती है तो आप बोलते हैं कि अधिकारी पर जबरदस्ती कार्रवाई कर रही है। अरे भाई, वहां से पैसा निकल रहा है ना। अगर नहीं निकलता तो आप ये बोल सकते थे कि इन्होंने झूठी कार्रवाई करी। ईडी तो एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, केंद्र की है और आपके टाइम से बनी हुई एजेंसी है। आप उस पर झूठा इल्जाम लगा चले जाते हैं। और वही मैंने बोला ना कि चोर है दूसरे को चोर समझता, खुद तो चोर के बने बैठे हैं और उसके बाद आप इस टाइप से बातें करते हैं। ये शोभा आप लोग को नहीं देता। तो ये सब बकवास बातें, राजनीति हो रही है। और रही बात अधिवेशन में आपकी लोकतंत्र की, लोकतंत्र बचा कहाँ है आपके यहाँ? आज भी वही वंश की चले आ रही है। दिखाने के लिए आप करते हैं, जैसा चुनाव उन्होंने आपका मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए किया,
बाकी चीज़ों में उन्होंने क्यों कर दिया कि मनोनीत सदस्य रहेंगे, क्यों मनोनीत कर दिया उनको? ये सब बोलने की बातें हैं। लोकतंत्र नाम की चीज़ आपके यहाँ रही नहीं है, शुरू से चला आ रहा है, हर नेहरू के ज़माने से चला आ हर रहा है। पार्टी का राजनीतिक सम्मेलन होता है, लेकिन ये चीज़ जो है मैं इस बार बहुत मतलब बहुत करीब से देखने को मिल रही है कि एक पार्टी के राजनीतिक सम्मेलन पर दूसरी पार्टी भी कई तंज कस रही है। अंशुल जी, जो सीधे सीधे बीजेपी का आरोप है वो ये है कि आप जो खुद अपने गिरेबान में झांकिए, ना कि दूसरे पर उंगली उठाइए। जो पूरी मंशा जो है आपकी, उस पर सवाल उठाया जा रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये साथी प्रवक्ता ने बड़ा हास्यास्पद विषय उठाया है साहब। साथी प्रवक्ता को थोड़ा सा एक जानने की आवश्यकता है कि जो चोर होता है ना वो दूसरे को चोर नहीं समझता। जो चोर होता है ना वो दूसरे को सबसे पहले चोर को अपना मित्र बनाता है। आज हिंदुस्तान में चोर चोर मौसेरे भाई हो चुके हैं। चोर चोर जो होते हैं ना वो देश को लूटने का काम करते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ साथी प्रवक्ता समझ जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात उठाई कि ईडी की पूरी कार्रवाई इन्होंने बता दी। मुझे यह समझ में नहीं आता कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है कि ईडी के प्रवक्ता है। मैं आपके माध्यम से इनसे यह प्रश्न करना चाहता हूं कि आदरणीय रमन सिंह जी और राजेश मूणत जी को ईडी की कार्यवाही होने वाली है, ऐसा कब और कैसे क्यों पता चल गया? ये देश के, हिंदुस्तान की हमारी स्वतंत्र एजेंसियां हैं। अगर आपकी बात को 2 मिनट के लिए मान जाए कि आज उनका स्वतंत्रता का अधिकार है, तो रमन सिंह जी को कैसे पता चल जाता? सीधा सीधा प्रश्न का जवाब दे देंगे, मैं समझ जाऊंगा। अब लोकतंत्र कहां बचा है? वंशावली की बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। तो मैं आपको फिर से यह बता देना चाहता हूं कि अनेकता में एकता ऐसे हिंदुस्तान की विशेषता वाला देश है और अतिथि देवो भव की मैं पिछले कई दिनों से लगातार देख रहा हूं, अंशुल जी आप भी और तौकीर जी आप भी, मैं देखता हूं कि मुद्दों पर चर्चा होते होते चुनाव की तलखी जो है वो कहीं ना कहीं जुबान पर आई जाती है। कृष्णा दास जी हमारे साथ हैं, हम चर्चा और आगे आप दोनों के साथ ले जाएं। इसके पहले एक बार कृष्णा जी के पास भी आता हूँ और उनका मंतव्य समझने की कोशिश करता हूँ। कृष्णा जी, अगर हम देखें तो बड़े लंबे अरसे के बाद 2007 के बाद कांग्रेस ने अपने संविधान में संशोधन किया है और संशोधन में कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं, जैसे 50% आरक्षण जो है SC, ST, माइनॉरिटीज़, OBCs और महिलाओं और युवाओं के लिए रखने की बात की गई है सभी पदों पर, AICC डेलीगेट से लेकर सभी पदों पर। इसके साथ ही ये भी तय किया गया है कि जो जितने भी तरह के पद होंगे उसमें 50% पद जो हैं 50 से कम उम्र के लोगों यानी युवाओं पर, अगर मैं कहूँ तो सीधे सीधे युवा नेतृत्व पर फोकस है। इसके अलावा फॉर्म में माँ, पत्नी और थर्ड जेंडर का उल्लेख किया जाएगा। तो ये इस तरह के जो बदलाव दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या कांग्रेस के रिसर्जेंस एक नई कांग्रेस या कांग्रेस के एक नई राह पर चलने का संकेत है? बिल्कुल अभय जी, कांग्रेस वो हर तरीके का प्रयास कर रही है जिससे वो अपने आप को एक नए स्वरूप में, नए कैलेवर में लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। अभय जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, खासकर इसी तारतम्य में, कि CWC का एक गठन हुआ था 1991 में, जब PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और साथ में कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। वो अधिवेशन हुआ था तिरुपति में, और तिरुपति की इस अधिवेशन में नरसिम्हा राव जी का एक सोच था कि वो CWC में उनके लोगों का कैप्चर हो जाएगा, मैक्सिमम उनके सदस्य उसमें मनोनीत हो जाएंगे, निर्वाचित हो जाएंगे। इसके चलते उनने इलेक्शन करवाया, लेकिन दुर्भाग्य से उनके लोग उसमें नहीं आ पाए। तो उनने ये CWC से जो सदस्य निर्वाचित हुए थे उनसे इस्तीफा ले लिया, और इसी ग्राउंड पे लिया कि जो एक जातिगत अनुपात होना चाहिए CWC में, उसमें वो रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, और उसका ठीक से वो जो कास्ट वाइज इक्वेशन में जो एक बैलेंस बनना था वो नहीं बन पाए, इसलिए हमने वो CWC के सदस्यों से इस्तीफा वापस ले लिया। तो देखिए, ये जो है ये सब सामान्य संगठन की प्रक्रिया है, उसका कोई बहुत ज़्यादा मास अपील नहीं होगा कि आप अपने संगठन में कितना आरक्षण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस व्यवस्था में बना रहे हैं। आपको अभी जो है वो मास से कैसे कनेक्ट करना है, उस पर आपको ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। अंशुल जी, ये जो सवाल अभी कृष्णा दास जी ने भी उठाया कि ठीक है, संविधान आपका है, आप कैसे चलना चाहते हैं, किन नियमों पर चलना चाहते हैं, ये आपका विशेषाधिकार है। पार्टी किस तरह से अपनी आंतरिक संरचना रखना चाहती है उसमें लोगों की बहुत दिलचस्पी नहीं है, लेकिन पार्टी लोगों से कैसे कनेक्ट होना चाहती है, लोगों का भरोसा कैसे जीतना चाहती है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। हालांकि अभी आपके प्रस्ताव जो है उनका अनुमोदन महाधिवेशन में नहीं हुआ है, और एक एक करके जब सारे 6 के 6 या 7 प्रस्ताव आएंगे तो बातें और ज़्यादा समझ में आएंगी। लेकिन जो चीज़ें छन के आ रही हैं उसमें कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसे राजनीतिक प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर में
पूर्ण राज्य का दर्जा उसका बहाल करने की दिशा में प्रयास करने की बात की गई है, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं है कि क्या धारा 370 जो रिपील कर दी गई, जो मोदी सरकार ने समाप्त कर दी, क्या उसको बहाल करेंगे। 2019 में भी इस बात की चर्चा नहीं की गई थी। तत्काल बाद जब इसको रिपील किया गया था, उसके बाद जब प्रस्ताव पारित हुआ था पार्टी का, तो ये जरूर कहा गया था कि आर्बिट्रेरीली किया गया, लेकिन अभी उसमें कोई चर्चा नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये कुछ जो बदलाव हैं या आपके आंतरिक हैं, वोटर इससे कनेक्ट नहीं होगा? नहीं, इसका जवाब आपको तुरंत रूप से भविष्य काल में मिल जाएगा। एक बात, दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि मास कैसे जुड़ेगा, जनता जनार्दन कैसे जुड़ेगी, तो राजनीतिक इतिहास की बात बताना चाहता हूँ। चाणक्य नीति की शास्त्र की मैं आपको बात बता देना चाहता हूं महोदय, कि जब मास कैसे जोड़ा जाता है, जब उनके दिल में जल रहे ज्वलंत मुद्दों को, आप जनता की आवाज को सड़कों पर आप उठाते हैं, तो मास अपने आप जुड़ जाता है। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे गरीबी की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे हिंदुस्तान की बात हो, चाहे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियत की बात हो, जिस हिसाब से, जिस जोर शोर से राहुल गांधी जी इस बात को उठा रहे हैं और बाकी के नेता जितने जोर शोर से उठा रहे हैं, पूरे कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता उठा रहे हैं, तो मास तो अपने आप जुड़ता जाएगा। और एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी एक सिर्फ मात्र पार्टी नहीं है महोदय। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक जीवंत पार्टी है। यह इतनी जीवंत पार्टी है, जब भी हिंदुस्तान का नाम लिया जाएगा उसमें कांग्रेस पार्टी का की प्रमुख भूमिका रहेगी। यह आपको और हमको इस बात का इतिहास पता है। चलिए तौकीर जी इसका जवाब देना चाहते हैं, लगता है। तौकीर जी इसका जवाब। मैं कंप्लीट करूंगा। जी बिल्कुल अपनी बात पूरी करें संक्षेप में, उसके बाद तौकीर जी से जवाब लेते हैं। राजेश मूणत जी को, रमन सिंह जी को ऐसा है, पहले से देखिए मैं किसी ईडी का कोई एजेंट नहीं हूं। जिस तरह से इन्होंने बोला, इनको तो मिर्ची लगती है, इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है जब बात करते हैं इनके सारे घोटालों की। घोटाले पकड़ा रहे हैं, लोग अंदर हैं। इनके मुख्यमंत्री की खास जो सिपा सलार थी सौम्या चौरसिया, वो भी अंदर हैं। उनके पास से 50 लाख के गहने और 170 करोड़ की सारी चीजें, ये तो सब झूठा। सरकार आपकी थी, सरकार की आपकी है। आप 4 साल क्या कर रहे हैं? जीएसटी वाला मुंह बजम जाएगा। आप जवाब दीजिए ना, सीधा भ्रष्ट सरकार जवाब दीजिए। आप आपसे प्रश्न कर रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप करें, कोयले की माफियागिरी आप करें। अरे हमने कब किया है? अरे साहब, शराब की माफियागिरी आप करें। देखिए ऐसा है, बोलने से ही काम चलेगा। पकड़ा रहे हैं, आ जाइए, समझिए। अदालत उनको जमानत नहीं दे रही है, अदालत उनको जमानत नहीं दे रही है। ये कोई किसी, अगर आप ही बोल रहे स्वतंत्र एजेंसी है, अगर आप ही बोल रहे स्वतंत्र एजेंसी है, तो आप बताइए ना, कोर्ट उसको पकड़ा रहे थे, जमानत क्यों नहीं दे रही है? जमानत तक नहीं कर पा रहे। अरे जमानत पे निकले हुए तो पूरे आपके जो है गांधी परिवार जो है पूरा का पूरा, चाहे वाड्रा जी हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, पूरा का पूरा जमानत की परिवार है। तो असर तो आएगा ना, कहाँ जाएगा? बोलते रहते इतनी बड़ी शान से चोर मौसेरे भाई, सही बोले। क्या हाल है मेरा तेरे आगे, बोले आपने, देख की क्या रंग है मेरा तेरे, यही समस्या आपके भाई है। वो साफ दिख रहा है कि सारे के सारे पता चल गया। चलिए इस चर्चा का कोई अंत नहीं, चर्चा का कोई अंत नहीं। बिल्कुल परस्पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति गर्म रहती है। बिल्कुल पर आरोप प्रत्यारोप, यही तो लोकतंत्र की खूबी है, यही तो लोकतंत्र की खूबी है। बिल्कुल मैं कृष्णदास जी के पास आता हूँ, आप दोनों को थोड़ा विराम देता हूँ। आप लोग अपनी ऊर्जा संचय कीजिए, तब तक कृष्णदास जी की राय ले लेते हैं। बोला दास जी ने, सही बोला। तौकीर जी अंशुल जी थोड़ी सी ऊर्जा ले लीजिए, तब तक थोड़ा विराम दीजिए। जुबान भी थक जाती है साहब लड़ते लड़ते। कृष्णदास जी, आज का दिन सियासी, बिल्कुल मैं आता हूँ आपके पास, अंशुल आपके पास भी आता हूँ। जो कृष्णदास जी से लेते हैं, अरे सुनिए ना साहब, थोड़ी सी कृष्णदास जी को बोल लेने देते हैं। हम क्या है ना, पत्रकारों को भी थोड़ी बोलने की खुजली तो रहती है हमेशा। इनकी राय ले लेते हैं, तब तक थोड़ा सा विराम अपनी वाणी को दे लीजिए, आराम मिलेगा, लड़ने के लिए और अवसर मिलेंगे। कृष्णदास जी, आज की जो मैं शनिवार की बात करूं, तो देश के अलग अलग हिस्सों में जब हम देखते हैं तो बहुत सारी सियासी बातें दिखाई देती हैं। अगर हम इसको कहें कि एक सियासी शनिवार था तो शायद गलत नहीं होगा। रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा है, प्लेनरी सेशन की बैठक में बड़े बड़े दिग्गज अपनी बात रख रहे हैं, बीजेपी पर तंज कसे जा रहे हैं और भविष्य की रणनीति भी गढ़ी जा रही है। थोड़ा अगर पूरब की तरफ चलते हैं तो बिहार में हमें 2 रैलियां दिखाई देती हैं। पूर्णिया में महागठबंधन रैली कर रहा है, लालू जी दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एड्रेस करते हैं। तो वहीं बेतिया जाते हैं तो अमित शाह जी वहां पर जो है एक रैली करते दिखाई देते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो 2 बातें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ
कांग्रेस जो है अपना मंथन कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष की कुछ और पार्टियां गठबंधन और एकता की बात कर रही है। और दोनों के मंच से जो रोचक बात आ रही है कि कांग्रेस कह रही है कि थर्ड फ्रंट की बात मत करिए, क्योंकि अगर थर्ड फ्रंट के बारे में सोचेगा विपक्ष तो बीजेपी के खिलाफ हम एकजुट नहीं हो पाएंगे। महागठबंधन के मंच से नीतीश, तेजस्वी सब कहते हैं कांग्रेस को पहल करनी चाहिए और कांग्रेस को एकता के बारे में सोचनी चाहिए। तो मनसा इधर भी दिखाई देती है, मनसा उधर भी दिखाई देती है। क्या आपको लगता है कि इस मंशा के बीच में कोई राह का रोड़ा है? नहीं, देखिए अभय जी, मुझे लगता है कि जैसे अंशुल जी ने कहा कि वो कश्मीर का एक इशू उठाया, मुझे लगता है कि देखिए इसमें कांग्रेस को अभी जो मंथन कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा उनको माइक्रो लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं तो क्या आपने बाकी पूरे भारतवर्ष में उसके क्या जुड़े मुद्दे हैं, लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या भारत के दूसरे प्रांतों में उसका कितना इम्पैक्ट होगा, वो इशू पे हमको एड्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि जो मुझे लगता है कि क्या है, आप कश्मीर में आपके पास में हैंडफुल सीट्स हैं, आप कश्मीर की राजनीति के भरोसे में देश की राजनीति नहीं चला पाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस का एक्सेप्टेंस ऑपोजिशन में क्यों नहीं है। मुझे चिंता इस चीज पे कांग्रेस को करनी चाहिए कि भैया कि हमारा एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है, ऐसा हमारे में क्या लैक्यूना है या हमारे ऐसे क्या लूप होल्स हैं जिसको हमको प्लग करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है अभय जी कि कांग्रेस को इस चीजों में सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस का जो ऑपोजिशन है, देखिए आज भी ऑपोजिशन उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है कि वो कांग्रेस को अपना लीडर के रूप में स्थापित कर ले या जॉइंट ऑपोजिशन का कांग्रेस एक फेस होगा, ये कभी ऑपोजिशन ने ये इंडिकेशन भी नहीं दिया है। तो कांग्रेस को इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि ऐसे हम में क्या कमियां हैं कि हमको क्यों जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं हमारे पास इतना। देखिए अभय जी, मैं ये बोलता हूं कि आज भी आप बीजेपी के साथ में अगर आपको लड़ना है तो आप माइनस कांग्रेस नहीं सोच सकते, क्योंकि कांग्रेस के पास जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है या उनके पास में जो एक रिच है वो उसका ऑपोजिशन को उसका उपयोग करना पड़ेगा। ये रियलाइजेशन कृष्णा जी जो है ना पूरी विपक्ष में भी दिखाई देता है, क्योंकि अलग अलग मंचों पर जब बात होती है तो कोई खुलकर बोलता है, कोई खुलकर नहीं बोलता, लेकिन ये बात सभी स्वीकार करते हैं कि माइनस कांग्रेस अगर विपक्षी एकता की बात करते हैं तो शायद बीजेपी की लहर का मुकाबला कर पाना मुश्किल होगा। क्योंकि आज का सच ये है कि पूरे देश में सबसे ताकतवर पार्टी बीजेपी है, जिसका अधिकांश भारत में राज्य चल रहा है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो, गठबंधन में शामिल होकर हो या कहीं से सपोर्ट के जरिए हो। लेकिन उसके चुनौती का मुकाबला करने में कोई एक दल सक्षम नहीं है, ये एक सच्चाई। और सच्चाई नंबर 2 कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा दल है जो देश के सभी हिस्सों में आज भी अपनी एक अहमियत रखता है, आज भी लोग उसके पीछे खड़े हो सकते हैं। वो क्यों खड़े नहीं हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। अंशुल जी, यही सवाल आपसे कि अगर सारे दल, सारी विपक्षी पार्टियां या कम से कम उसमें से कई विपक्षी पार्टियां ये मान रही हैं कि कांग्रेस को एकता के लिए पहल करनी चाहिए या बिना कांग्रेस के अगर कोई एकता होती तो वो कोई काम नहीं आएगी बीजेपी के खिलाफ, तो कांग्रेस को स्वीकार करने में बाधा कहां आ रही है? सर, बाधा कहीं से कहीं तक नहीं आ रही है। हम सिर्फ इतना यह तय कर रहे हैं कि कौन देश के साथ है और कौन मोदी के साथ है। हमें इसको तय करना अति अनिवार्य है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ाव आ जाते हैं तो हम और बीजेपी में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस सिर्फ एक नीति पर चलती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो जो हमने कहा था वो हमने कर कर दिखाया है। आज दिनांक की बात कर लीजिए, चाहे आप देश के इतिहास की बात कर लीजिए, जो हम कहते हैं वह हम कर कर दिखाते हैं। बीजेपी सिर्फ इतना आता है कि बीजेपी रीत सदा चली आई, प्राण ना जाए, जितने वचन जाना हो उतने चली जाए। चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे 15 लाख रुपए आने की बात हो, चाहे कोरोना के मिसमैनेजमेंट की बात हो, फेयर लिस्ट बहुत लंबी है। इन सब मुद्दों को लेकर अगर आज की डेट में आप ग्राउंड में खड़े होते हैं तो आपसे मास जुड़ता है, आपसे जनता जनार्दन जुड़ती है। और बीजेपी को आए साहब कितना समय हो गया सत्ता में? 8 से 10 साल। आपने मीडिया मैनेज कर लिया, 4 एजेंसी मैनेज कर ली तो आप सत्ता में आ गए। देश का इतिहास है, कांग्रेस का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। कांग्रेस जो है वह देश की राजनीति की इतिहास में चले जाएगी अंशुल जी, फिक्र मत करिए, वो इतिहास में चले जाएगी। और वो दिख ही रहा है पूरे देश में आज स्थिति विपक्ष की क्या हो गई है। कांग्रेस को निश्चितता के साथ विपक्ष में क्या स्थिति हो गई दिख रही है, करने का अधिकार है।
कहाँ चले गई? आती है, नाम लेने वाला नहीं जाती दिख है, रहा है। आएगी जाएगी, नाम लेने वाला आएगी नहीं है। जाएगी। अरे मुझे तो आप इतना बता दीजिए राजेश आंकड़ा मूलक जी को पार आंकड़े कर कैसे लीजिए, पता चल आपके गए? आंकड़े क्या क्वेश्चन इनसे कर तो रहे हैं? एक प्रश्न सिर्फ करिए अभय बोलने जी, की बातें हैं राजेश अंशुल जी। मूलक जी को आदरणीय अंशुल जी, रमन सिर्फ सिंह जी को बोलने यह की कैसे बातें पता कहाँ चल जाता पर है? है और कि रही ईडी बात कल जनता छत्तीसगढ़ के में आने मुद्दे वाली की, है, आपने जो कैसे वादा पता चल किया जाता है? था, जवाब जो दीजिए घोषणा आप। पत्र में आपने जो वादा किया था, जनता आज तक जनार्दन एक का भी घोषणा प्रश्न पत्र है, का आप मुझे वादा बता आपने दीजिए, पूरा नहीं ईडी किया। की विश्वसनीयता बता दीजिए पर कितना सवाल मैं घोषणा क्यों ना खड़ा पत्र, करूं? यही गंगा कांग्रेस जल के उठाकर अधिवेशन में आप आपने सामने कसम से खाई लड़ थी। नहीं पा रहे हैं, तो गंगा ईडी जल का सहारा उठाकर ले रहे आपने हैं। कसम उठाई कांग्रेस थी। के अधिवेशन गंगा जल में उठा के, आप सामने से अरे नहीं भाई लड़ पा गंगा रहे जल हैं, उठा के तो कसम खाई ईडी, थी, कहाँ गई वो गंगा जल की कसम? आईटी, इनका बात सहारा करते ले हो, रहे हैं। यही साहब, आप हो, इनका यही आप हो, राम जी की, आप कब तक राम जी केड़ियों की के आप बल चढ़ोगे साहब? कविता पढ़ रहे हो, 56 इंच का श्लोक सीना पढ़ है रहे तो हो, सामने वही से राम लड़ाई जी की करिए। आप कलते जनता जनार्दन कोर्ट के में जाकर ज्वलंत बता दें मुद्दों कि पर राम जी लड़ाई का करिए। कोई अस्तित्व 2 नहीं है। करोड़ प्रतिवर्ष बात करते रोजगार हो पर यार, लड़ाई अरे करिए आप भी कम से कम मिश्रा जी कुछ तो वो शर्म करो। राम जी का अस्तित्व नहीं है आपकी सरकार, आपकी कल कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार लिया था केंद्र अरे की सर, सरकार मैं ने। बता देता आप हूं, बात करते हो, राम का हमने बोला था, अस्तित्व बता देता हूं, हमने बोला था हम सुनिए, राम सुनिए, मंदिर वहीं बनाएंगे, बना के दिखा रहे राम के नाम का हैं, बना के दिखा रहे हैं। जो जो वादा किए हमारी पार्टी ने कांग्रेस के सामने आज उसको साबित करके दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर मेरे दिल एक में राम वादा बसते तो हैं बोल तो के मेरे पूरा लिए करा हो। नकारात्मक अरे है, प्रदेश और सरकार की ये नकारात्मक स्थिति अगर है, तो मैं मंदिर सिर्फ में लवरा जाकर सरकार पूजा बनी कर बैठी सकता है। चलिए तौकीर जैसे साहब, आप राम तो सरकार खैर एक सरकार आदर्श बनी है, बैठी राम को के अस्तित्व को कैसी लेकर, बात राम करते के हो प्रति आप? आस्था को लेकर कोई लड़ाई सवाल हमसे नहीं, कर नहीं लेकिन पा रहा हो, देश ईडी की का जनता सहारा ले राम जा के रहा हूं। प्रति पूर्ण आस्था के साथ, मैं ये कहना चाहता हूं कि राम के प्रति पूर्ण आस्था के साथ बहुत देश गलत की बात है, जनता राम का नाम दरअसल उन आपके मुद्दों शब्द का पर नहीं जवाब आना तलाश चाहिए, रही है जो बीजेपी उसके का। कोर इश्यूज हैं। कृष्णा जी, जब तमाम तरह के रेटोरिक के बीच में, तमाम तरह के लुभावने वादों के बीच में, तमाम तरह के धार्मिक और गैर धार्मिक समीकरणों के बीच में जब बात आदमी के पेट की आती है ना, तो सवाल जो है मुद्दों का उठता है। रोजगार का मुद्दा उठता है, बेरोजगारी का मुद्दा, भूख का मुद्दा, पैसे का मुद्दा, ये सबसे अहम मुद्दा होता है। उसकी सुरक्षा का सवाल उठता है, भविष्य का सवाल उठता है। किसान अपनी उपज का मेहनताना चाहता है, वो चाहता है कि आगे प्रगति कर सके। चुनाव के समय कोई ना कोई मुद्दा लेकर चलती जरूर है, लेकिन आम आदमी का कंसर्न उसके अपने मुद्दों से होता है। ये जो चुनाव 2024 में होगा, जिस तरह से दोनों दलों को आप देख रहे हैं करीब से, क्या आपको लगता है कि इन्हीं कोर इश्यूज पर होगा या फिर रेटोरिक पर होगा? बिल्कुल नहीं अभय जी, देखिए मोदी जी ने तो बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि उनका चुनाव जो है वो डेवलपमेंट पे ही लड़ा जाएगा। और आप अगर उनकी अभी की कुछ पुराने भाषण या उनकी कुछ जो सभाओं को देख लें तो उसमें देखिएगा वो बहुत पॉलिटिक्स को टच नहीं कर रहे हैं। और उनको मालूम है कि वो विकास जो है, डेवलपमेंट मॉडल जो है, वो डेवलपमेंट मॉडल को ही वो आगे लेके जाएंगे और उसी के बदौलत वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लेके जाएंगे। मोदी जी ने तो ये स्पष्ट कर दिया। अब अगर हमको किसी और भी पैच पे और किसी प्रकार की और दूसरी राजनीतिक मुद्दे पे अगर आप चर्चा करना है तो उनको, मुझे लगता है कि उनको ये मालूम है कि अभी वो बहुत ज़्यादा क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि लोगों में एक पोस्ट कोरोना भी आप देखिएगा कि लोगों की रिकवरी हो रही है, इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवरी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी पॉलिटिकल एजेंडे पे मोदी जी ना जाके वो डेवलपमेंट को ही एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे। और वो पिछले कुछ 2-3 महीने से जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि वो उसी एजेंडे पे आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। अंशुल जी, मुझे लगता है आप इसका कृष्णा जी की बात से थोड़े असहमत से दिखाई दिए। मोदी जी अगर विकास का मुद्दा लेकर चलते हैं, जैसा कि अभी कृष्णा जी की समीक्षा कह रही है, तो कांग्रेस के पास हथियार कौन सा है? सर वही बोल रहा हूं मैं कि कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट का मुद्दा है। मैं तो यह कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से मोदी जी से, कि जो आपने पुराना संकल्प पत्र तथा कथित संकल्प पत्र बनाया था, उसको लेकर आप धरातल पर उतर जाइए। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो आपने कहा था वो करके दिखा दीजिए। मैं आज भी यह देखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन कब चलने वाली है। वंदे मातरम ट्रेन में मेरे जैसा युवा सक्षम नहीं है आज बैठने के लिए, लेकिन वंदे मातरम ट्रेन में अडानी और अंबानी के पुत्र अवश्य बैठ सकते हैं, लेकिन हम जैसे युवा तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि बेरोजगारी जो है हिंदुस्तान में आज चरम पर जा चुकी है। बेरोजगारी दर के आंकड़े 45 वर्षों में सबसे ज्यादा जा चुके हैं। और तो और आपको सदन की लोकतंत्र की हत्या करते हुए मोदी जी ने एक काम बहुत अच्छा किया कि आंकड़ों को छुपाने का काम बहुत अच्छा किया है। अभय जी, मैं मोदी जी ने आंकड़ों को छुपाने का काम किया। तौकीर रजा जी जवाब देना चाहते हैं। तौकीर रजा जी जवाब लेते हैं। अंशुल जी, समय की कमी, एक बार तौकीर जी से जवाब भी ले लेते हैं। अभय जी, मैं आपसे आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत बेरोजगार युवा घूम रहा है? सरकारी आंकड़ा मुझे बता दीजिए। सरकार ने आज तक आंकड़ा चलिए तौकीर जी से एक संक्षेप में जवाब लेते हैं, जिसके पहले कि हमारी चर्चा खत्म हो जाए और हमारे पीसीआर के साथी कहते हैं बस बहुत हुआ। इसके पहले तौकीर जी से एक जवाब ले लेते हैं। देखिए, इनकी जब सरकार आई थी, सरकार आने के पहले इन्होंने बहुत सारे वादा करे, जो घोषणा पत्र में इन्होंने बोला था। और राहुल जी भी उस वक्त सामने थे, उनके सामने इन्होंने
गंगा जल उठा के कसम खाई थी कि हम जो वादा कर रहे हैं फिर उसको झूठ, निभाएंगे। झूठ, मैं बीच में नहीं झूठ। बोल रहा, पहले बात सुनिए। ये झूठ। गंगा जल उठा के बात नहीं, कर रहे थे आप आपने, झूठ बोल रहे हैं। शराब को आप बैन झूठ लगाने बोले। की बात आपने आप करी झूठ थी। बोले कि मैं हैं झूठ हम बोल रहा हूं। बेरोजगारों को आप 10,000 झूठ बोल रहे आज हैं। 10,000 से ऊपर जो बेरोजगार मैं हैं अभी- हम मैं उनको अभी गंगा जल की कसम हम खा के उनको कहता हम हूं उनको कि भत्ता हमने देंगे, गंगा जल की बेरोजगारी कसम भत्ता कभी नहीं कहाँ खाई थी दिया आपका? शराबबंदी के लिए। मैं आज अभी गंगा 4 जल की साल कसम खा के में कहता उन हूं। बेरोजगारों का पैसा कहाँ पहला है? झूठ। उसका पैसा खा गए। ये सब दूसरा बोलने झूठ। की बातें हैं। आप ये दूसरों को देखिए, आंकड़ों ये की बीजेपी आंकड़ों के की प्रवक्ता बाद में आप झूठ के आंकड़ेबाजी प्रवक्ता मत करिए, पहले। झूठी दूसरा आंकड़ेबाजी झूठ। पेश मत करिए। जनता आपने जनार्दन कईयों देख का रहे हैं, पैसा दूसरा खा लिया। झूठ। एक हाँ। भी आवास की बात मैंने करी थी। तीसरा झूठ। आज जल मिशन के तहत जो योजना यहाँ झूठ। तक पहुंची है, आज उसको धरातल तीसरा पर झूठ। घर घर पहुंचाना है। उस योजना तक को आप नहीं मैं पहुंचा पा रहे अंशुल में- हैं। देखिए अंशुल में मोदी जी जो गंगा बोल जल रहे की हैं कसम खा वो कर कर रहे कहता हैं, हूं जो बोलते हैं कि वो हमने करते हैं। गंगा जल की कसम चलिए, राहुल आपका गांधी- विकास आपके और राहुल आपका गांधी विकास, कांग्रेस का घराने विकास और चले गए, बीजेपी का विकास, वहाँ पर बिल्कुल आपका एक कार्यकर्ता जनता तिरंगा नहीं बना दोनों सकता के था। विकास को बात तराजू करते पर हैं। तौलेगी। देश को बिल्कुल सुरक्षित बिल्कुल जो बना दिया वो बिल्कुल व्यक्ति, दोनों उसको विकास की आप बात कर करिए, रहे हैं। क्या- किसका कहाँ विकास पहुंचा दिया जनता देश को पसंद आएगा ये देखना एक बहुत दिलचस्प पहलू रहेगा। फिलहाल तो कांग्रेस का मंथन एक दिन और चलेगा, तो इसलिए हमें और कल तक और इंतजार करना पड़ेगा कि कांग्रेस के मंथन से और क्या चीजें निकल कर आती हैं। बहरहाल आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिबेट सेंट्रल में आज हम चर्चा कर रहे थे कांग्रेस महाधिवेशन के दूसरे दिन जो संविधान में संशोधन किए गए हैं और जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगे चलना चाहती, क्या जनता उन्हें स्वीकार करेगी? क्या जनादेश जो है कांग्रेस के इस बदलते स्वरूप को स्वीकार कर मोदी जी के सामने कांग्रेस को एक चुनौती के रूप में खड़े होने के लिए समर्थन देगी? इस पर इंतजार रहेगा, क्योंकि अभी वक्त है चुनाव में। लेकिन आज की चर्चा का चूंकि वक्त खत्म हो गया, इसलिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।